नमस्कार, मैं रविश कुमार। टीवी देखने और अखबार पढ़ने वाले भारतीयों को खुशी देने वाली कुछ खबरों में यह भी प्रमुख होती है कि दुनिया के किस देश में भारतीय मूल का कोई पार्षद बन गया, मेयर बन गया, सांसद बन गया और मंत्री बन गया। इन खबरों में इतना हर्ष क्यों होता है? क्या किसी को जौनपुर में यह लगने लगता होगा कि कैलिफोर्निया की सांसद बनकर कमला हैरिस उनके क्षेत्र का भी कल्याण कर देंगी, या फिर वो भी दक्षिण अफ्रीका जाकर सांसद बन जाएगा अगर यहाँ नहीं बन पा रहा है तो? क्या उसे यह भी लगता होगा कि भारतीय मूल के इन लोगों को वहाँ सांसद नहीं बनना चाहिए, मंत्री नहीं बनना चाहिए? कहीं वहाँ के लोग यहाँ आकर चुनाव लड़ने लगे तो क्या होगा, कैसे विरोध करेंगे? ये सब संकट है। आजकल बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा सोनिया गांधी के इतालवी नाम की याद दिलाते हुए खूब ट्वीट करते हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी में ऐसे कई नेता हैं जो गृहस्थ छोड़कर संन्यास में आए और संन्यास से राजनीति में आ गए, कुर्सी पा ली। उनके पूर्व संबंधों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पूर्वाश्रम। उनके पूर्वाश्रम के नामों का इस्तेमाल तब नहीं करते तो किसी के भारतीय नागरिक बनने और भारतीय जीवन जीने से पहले के नामों और संबंधों का उल्लेख क्यों करते हैं? सोनिया गांधी के लिए पूर्वाश्रम नहीं है। क्या इसका मतलब है कि संन्यास आश्रम ग्लोबल नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी कोई अमेरिका या ब्रिटेन से अपना भौतिक जीवन छोड़कर भारतीय संन्यास आश्रम के भौतिक स्वरूप में आता है तो उसके बारे में भौतिक जीवन में काफ़ी प्रचार किया जाता है। इसकी मुझे ठोस जानकारी नहीं है कि इन आश्रमों की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अंग्रेजी टोन में संस्कृत बोलने वाले उक्त सन्यासी को आश्रम का स्वामी बनाया जाता है कि नहीं। मगर हमारे स्वामियों के कई आश्रम विदेशों में भी हैं, यानी हम धर्म के स्पेस में किसी को भी आने की अनुमति देने के मामले में थोड़े उदार हैं, राजनीति में थोड़े कम हैं। सोचिए, अमेरिका में कोई संबित पात्रा हो और कमला हैरिस को कमला गोपालन कहकर पुकारने लगे, जिसका मतलब यही हो कि आप अमेरिकी नहीं हैं, यह आपका देश नहीं है। यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट आई मीन टू से। खैर, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली और स्पेन में जब भारतीय चुनाव जीत जाते हैं तो भारत की खबरों में छा जाते हैं। पर सोचिए, इन देशों में भारतीयों का जीत जाना भारतीय मूल के लोगों का कमाल है या फिर उन देशों के चुनावी सिस्टम, लोकतंत्र का भरोसा और लोगों का कमाल है? क्या हम वहाँ के सिस्टम और लोगों की तारीफ करते हैं, समझ पाते हैं कि यहाँ ऐसा क्यों नहीं? लेकिन हिंदी अखबारों में कमला हैरिस को लेकर जो गुदगुदी मची है उसका मुजाहिरा करते हैं, यानी सैंपल आपको दिखाते हैं। अमेरिका में खिला कमल, इस अखबार अधिराज ने तो ऐसी हेडिंग लगाई जैसे वहां बीजेपी जीत गई हो। इनके लिए हर हेडलाइन यूपी में खिला कमल है। कमला हैरिस अभी जीती नहीं है, उम्मीदवार घोषित किए हैं, तब भी इनके लिए कमल खिल गया है। डेमोक्रेट पार्टी का सिंबल अभी कमल नहीं हुआ है, लेकिन अब वो खुशी इस हेडलाइन में थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न लेती। देखिए ये हेडलाइन क्या कहती है कि कमला हैरिस को जानिए जिन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने की आलोचना की। ये एक और अखबार की हेडिंग है। यह पहले ही समझ गया है कि जैसे ही पता चलेगा कि कमला हैरिस ने 370 हटाने का विरोध किया था, शायद उनके जीतने पर उनका कोई ट्वीट भी ना आए, उनका जिनसे एक शायर के निधन पर ट्वीट तक नहीं किया गया। यू नो व्हाट आई मीन टू से दीज डेज। चलिए, फैमिली आ गई कमला की इस हेडलाइन में। मामा आ गए जो कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए नामित होना ऐतिहासिक। मामा, कमला हैरिस के मामा। टिप्स वाली खबरें भी आती हैं। मुझे भरोसा हो जाता है तब के भारतीय अखबार हैं। अभी तक माँ या मामा ने सफलता के लिए सलाह क्यों नहीं दी? इस अखबार के हेडलाइन ने तो कह दिया है कि कमला हैरिस ने माँ की खास सलाह को बताया सफलता का राज। ये हेडलाइन थोड़ी फॉरवर्ड लुक, दूरगामी की तरफ देखने वाली। लिखा है कि भारतीय मूल की महिला को अमेरिका का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुने जाने पर प्रियंका चोपड़ा ने दिया रिएक्शन, कही ये बात। ये हेडिंग देखा। अब देखिए, आ गया चीन का एंगल इसमें, जैसे कि केवल चीन ही चिंतित है, भारत में तो खुशी की लहर। तो हेडलाइन है कि भारतवंशी कमला हैरिस के नामांकन से चिंतित चीन, बताया अमेरिका का आंतरिक मामला। तो फिर चिंतित कैसे हुआ? कमला हैरिस कमल नहीं है, वो फूल छाप वाली पार्टी भी नहीं है। डेमोक्रेट का चुनाव चिन्ह वैसे गधा है, डोंकी।
तो कमला के जीतने पर गधा नहीं खेलेगा और ना दौड़ेगा। वैसे ये रंगीन गधा कितना कलरफुल है और क्यूट है। 1828 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार एंड्रयू जैक्सन को विरोधी जैक एस कहने लगे। जैक्सन ने इस प्यारे से जानवर को अपना चुनाव चिन्ह ही बना लिया, पोस्टर पर निशान लगा दिया। तब से गधा घोड़े की तरह दौड़ रहा है। गधा की खासियत यह है कि वो घोड़ा से कंपटीशन ही नहीं करता। वो जानता है कि दुनिया सिर्फ तेज दौड़ने वालों की तारीफ में जुटी रहती है, इसलिए गधा दुनिया की भी परवाह नहीं करता है। जिसे देखना होगा वो देख लेगा कि किन मुश्किल हालात में गधा पहाड़ी से लेकर संकरी गलियों में लोगों के काम आता रहता है। यकीन ना हो तो शिमला वालों से पूछ लीजिएगा। यही कारण है कि घोड़े का टाइम जल्दी ख़त्म हो गया, मगर गधे का टाइम हॉर्स पावर वाली कारें आने के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ। गधा को लेकर इमोशनली चार्ज हो गया हूँ, वापस लौटता हूँ। खिला कमल, मुरझाया कमल टाइप हेडिंग लगाने के आदि हिंदी के पत्रकार ज़रा सावधान रहें। ये ना लिख दें कि अमेरिका में खिला गधा। जो बाइडन अमेरिका में डेमोक्रेट पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। उन्होंने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। अगर कमला जीत गई तो अमेरिका की अगली उपराष्ट्रपति होंगी और कहा जाता है कि उसके बाद राष्ट्रपति की दावेदार भी हो सकती हैं। Your next Vice President of the United States, Kamala Harris. Kamala, floor is yours. As I said, Joe, when you called me, I am incredibly honored by this responsibility, and I'm ready to get to work. I am ready to get to work. After the most competitive primary in history, the country received a resounding message that Joe was the person to lead us forward. And Joe, I'm so proud to stand with you. यह सही है कि जब डेमोक्रेट पार्टी के भीतर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए चुनाव हो रहे थे, तब कमला हैरिस जो बाइडन की प्रतिद्वंदी थीं, उनकी आलोचना कर रही थी, मगर बाद में उनसे पिछड़ती चली गईं। जो बाइडन और उनके बीच सहमति के कई बिंदु भी रहे, बन भी गए, जिसके कारण जो बाइडन ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। बाइडन खुद को ट्रांजिशनल कैंडिडेट कहते हैं, यानी राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए अगर तो 2024 के चुनाव में कमला हैरिस को आगे कर सकते हैं। तब तक उनके पास उपराष्ट्रपति पद का अनुभव भी हो जाएगा। इस लिहाज से कमला हैरिस का चुना जाना एक खास घटना तो है ही। अमेरिका में अब चुनावी मौसम आ गया है और दोनों पक्ष लगातार इसकी तैयारी में व्यस्त हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लड़ने वाले डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने एक लंबे इंतजार के बाद अपने उपराष्ट्रपति के चयन की घोषणा की। वो है कमला हैरिस, जो कैलिफोर्निया राज्य से एक सेनेटर है। यह ऐलान चुनाव की तैयारियों के बीच एक अहम समय पर आया है और जो बाइडेन की रणनीति की दिशा की ओर इशारा भी करता है। जो बाइडेन ने पहले ही कहा था कि उनके उपराष्ट्रपति एक महिला होगी, लेकिन उन्हें 11 अलग अलग विकल्पों के बीच चयन करना था, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की अलग अलग विचारधाराओं का समर्थन करती थी। अब बात करते हैं कमला हैरिस। कमला हैरिस अमेरिका के इतिहास में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत अमेरिकी और एशियाई अमेरिकी मूल की पहली शख्स दोनों है। इससे एक बात तो पता चलती है कि अमेरिकी राजनीति में देश की नस्ली और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया जा रहा है, और यह भी कि इस मिली जुली संस्कृति को कबूल करने में बहुत देर भी हुई है। जहां स्कूल से लेकर बाजार तक कई देशों का देश नजर आता है, उस देश में अब जाकर यह विविधता उसकी सियासत में नजर आ रही है। यहाँ तक पहुँचने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों ने दशकों से लड़ाई लड़ी है और अब भी ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे संघर्षों में यह लड़ाई जारी है। कमला हैरिस की कहानी भी इस संघर्ष की एक मिसाल है। राम विश्वनाथन हमारे सहयोगी हैं, तमिलनाडु के हैं, वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। कमला हैरिस अक्टूबर 1964 में ऑकलैंड कैलिफोर्निया में पैदा हुई थी। उनकी मां श्यामला गोपालन एक कैंसर वैज्ञानिक थी जो 1960 में चेन्नई तमिलनाडु से अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में एंडोक्रिनोलॉजी में डॉक्टरेट प्राप्त करने के लिए चली गई। उनके पिता डोनाल्ड हैरिस
स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के एमिरेटस प्रोफेसर हैं और 1961 में यूसी बर्कली में अर्थशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई के लिए ब्रिटिश जमैका से आए थे। बचपन में कमला हैरिस मंदिर और चर्च दोनों में जाया करती थीं। जब वे 7 साल की थीं तब उनके माता पिता का तलाक हो गया और वो अपनी माँ और बहन के साथ रहने लगीं। इस दौरान वो अक्सर चेन्नई रिश्तेदारों से मिलने आती जाती रहीं। CNN ने इनका पारिवारिक ब्यौरा छापा है जिसमें बताया गया है कि कमला की मां श्यामला गोपालन चेन्नई में पैदा हुई थीं। यूसी बर्कली से PhD करने के बाद अमेरिका में ही बस गईं। भारतीय मीडिया ने कमला में सिर्फ भारतीय देखा, लेकिन उनकी पहचान कई नस्लों और मुल्कों से बनती है। अजीज हनीफा ने कमला हैरिस का 2009 में इंटरव्यू किया था जिसकी हेडलाइन थी कमला देवी हैरिस द फीमेल ओबामा। तब कमला कैलिफोर्निया में अटॉर्नी जनरल का चुनाव लड़ रही थी। कमला के पिता जमैका के थे और मां चेन्नई की। कमला देवी हैरिस के नाना PV गोपालन स्वतंत्रता सेनानी थे। ऊंचे सरकारी अफसर के पद से रिटायर हुए थे। बचपन की यादों के बारे में कमला ने बताया था कि वे नाना के साथ चेन्नई के बसंत नगर में रहती थीं और वहां समुद्र किनारे नाना के साथ घूमने जाया करती थी। भारत का उनके विचारों पर खासा असर पड़ा है। हफीज ने उनसे सवाल किया कि भारतीय मूल के उम्मीदवार बॉबी जिंदल भी चुनाव जीतते हैं मगर वे भारतीय मूल से दूर रहते हैं, उसकी पहचान की बात नहीं करते। उसके जवाब में कमला हैरिस ने कहा था कि उन्हें भारतीय मूल होने पर गर्व है। उनके समाज का गहरा असर रहा है, साथ ही दोस्तों का भी, शिक्षकों, सहयोगियों का भी रहा है। My mother and father, they came from opposite sides of the world to arrive in America. One from India and the other from Jamaica, in search of a world-class education. But what brought them together was the civil rights movement of the 1960s. And that's how they met, as students in the streets of Oakland, marching and shouting for this thing called justice, in a struggle that continues today. And I was part of it. My parents would bring me to protests strapped tightly in my stroller. And my mother, Shamala, raised my sister Maya and me to believe that it was up to us and every generation of Americans to keep on marching. She'd tell us, don't sit around and complain about things, do something. So I did something. The Truths We Hold नाम से कमला हैरिस ने किताब लिखी और इस किताब में अपनी पहचान के बारे में विस्तार से बताया है। मेरी माँ एक ऐसे परिवार में पली बढ़ी हैं जहाँ राजनीतिक गतिविधियाँ काफ़ी स्वाभाविक थी। मेरी माँ की माँ, मेरी नानी राजम गोपालन, कभी हाई स्कूल नहीं गईं, लेकिन वे संगठनकर्ता थीं। जब किसी औरत को उसका पति मारता था तो उसके पति को साफ साफ कह देती थी कि सुधर जाओ। गांव की औरतों को जमा कर गर्भ निरोधक उपायों पर चर्चा करती थीं, शिक्षित करती थीं। मेरे नाना और नानी जाम्बिया में रहे हैं, वहां पर शरणार्थियों को बसाने में मदद की भारत सरकार की तरफ से गए थे। मेरी मां ने जाना कि जीवन को दूसरे की सेवा से ही मकसद मिलता है। मैंने और मेरी बहन माया ने उनसे यही तो सीखा है। कमला हैरिस लिखती हैं कि मेरे माता पिता स्ट्रोलर में रखकर नागरिक आंदोलनों में ले जाया करते थे। मुझे नारों की शोर याद है, भीड़ का चलना याद आता है। यह परिचय संक्षिप्त है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किसी की पहचान कितनी चीजों से बनती है। नानी दादी से अनुभवों का सिलसिला शुरू हो जाता है और दादा पिता से होते हुए सहयोगियों, दोस्तों, शिक्षकों, पड़ोसियों के संपर्क से किसी की सोच और पहचान निखरती रहती है। एक व्यक्ति की समझ की जड़ें बहुत गहरी होती हैं और ना जाने कहां कहां होती हैं। यह बताना बहुत जरूरी था ताकि आज की, इधर भारत की भी दादी नानियां समझ सकें कि उनके आंदोलन में जाने और नारे लगाने से कोई कमला हैरिस बन सकती है। कोई याद कर सकती है कि नानी के साथ एक प्रदर्शन में गई थी और नाइंसाफी के खिलाफ नारे लगाए थे। नारे लगाना एक नागरिक के निर्माण की क्रिया है, लोकतांत्रिक होने का अभ्यास है। आज का मीडिया इसे क्रिमिनलाइज कर देता है, आपको अपराधी घोषित कर देता है और कहता है कि आप सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं तो राष्ट्रद्रोह है। फिर इसी का फायदा उठाकर तो पुलिस डॉक्टर कफील खान जैसों को महीनों भर के लिए जेल में ठूंस देती है, सिर्फ भाषण देने के आरोप में। तो लोगों को लगेगा इस गोदी मीडिया के चपेट में आकर कि इसमें गलत नहीं है,
यूएपीए और एनएसए के खौफ से आवाज दबाने पर चुप रहने वाला समाज भी कमला हैरिस की जीत का या उम्मीदवारी का जश्न मनाएगा, तब कैसे याद करेगा कि कमला की दादी नानियों ने उसे प्रदर्शनों में जाकर नारे लगाना सिखाया था? क्या वो भूल जाएगा शाहीन बाग की नानी दादियों को? पर थोड़ा रुकिए, कमला हैरिस ने कश्मीर को लेकर भी क्या कुछ कहा है। हमें कश्मीरियों को याद दिलाना होगा कि वे दुनिया में अकेले नहीं हैं। हम उनके हालात पर नजर रख रहे हैं। मानवाधिकार का हनन करने वाला हमेशा यकीन दिलाता है कि उसकी हिंसा को कोई देख नहीं रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ता है। यही हनन करने वाले का हथियार है। लेकिन हम देख रहे हैं, हमारे मूल्यों का हिस्सा है कि हम बोलें, मानवाधिकार के हनन के मामले में बोलें और जरूरत पड़े तो दखल दें। कश्मीर पर कमला के साफ नजरिए के कारण क्या आप कमला के भारतीय मूल होने के जश्न से खुद को अलग कर लेंगे? अगर वो राष्ट्रपति बन गई 2024 में, तब क्या करेंगे? तब एयरपोर्ट पर नहीं जाएंगे स्वागत करने? टेक्सास का स्टेडियम कोई भी किराए पर ले सकता है, जेब में पैसे होने चाहिए। लेकिन सोचिए, चर्चा कमला हैरिस की होने लगी है भारत में। फिर भी आपको बता दें कि कश्मीर पर मजबूत और स्पष्ट स्टैंड ना लेने के कारण कमला हैरिस की आलोचना भी हुई है। चलिए अब एक और बात बताता हूं जिससे आप खुश हो जाएंगे। एक नज़र से देखा जाए तो अमेरिकी राजनीति में कमला हैरिस की सफलता एक बहुसांस्कृतिक समाज का प्रतीक है, लेकिन फिर भी लोग इनकी नीतियों की समीक्षा कर रहे हैं। कई लोग निराश हैं कि इस सदी में नस्लीय न्याय के लिए सबसे बड़े नागरिक आंदोलन के बीच भी डेमोक्रेटिक पार्टी में एक ज़्यादा तरक्की पसंद उम्मीदवार का इंतखाब नहीं किया जा सका। जेलों और कानून सुधार के मामले में हैरिस की कड़ी आलोचना हुआ। इन आलोचकों का कहना है कि जब हैरिस कैलिफोर्निया में अटॉर्नी जनरल थी, तब उन्होंने एक टफ ऑन क्राइम दृष्टिकोण का समर्थन किया और ऐसे फैसले लिए जिन्होंने नस्लीय और आर्थिक असमानताओं को और मजबूत किया। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद चल रहा ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के संदर्भ में डेमोक्रेटिक पार्टी इस शिकायत को गंभीरता से ले रही है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऐलान के बाद एक रैडिकल लेफ्ट या कट्टरपंथी के बारे में खतरे की घंटी बजाने की कोशिश की। अगर कमला हैरिस जीत गई उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो हिंदी अखबारों की हेडलाइन में जो खुशी अभी तैर रही है कि अमेरिका में खिला कमल, तब वे ज़रूर याद करना चाहेंगे कि पिछले साल दिसंबर में जब विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका गए थे, तब उन्होंने कांग्रेस की सदस्य प्रमिला जयपाल से मिलने से मना कर दिया था और इस पर कमला हैरिस ने कड़ी आपत्ति दर्ज की थी। उस प्रसंग का कमला ने विरोध करते हुए कहा था कि किसी भी विदेशी सरकार के लिए ऐसा करना गलत है कि वो बताए कि कांग्रेस के किस सदस्य से मिलेगा और किस से नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू में जवाब दिया। यह प्रश्न जब पूछा गया कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें जम्मू कश्मीर के हालात की साफ समझ है या इसकी कि भारत सरकार क्या कर रही है, मुझे उनसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कमला हैरिस के बारे में जान ही रहे हैं तो सिर्फ ख़ानदान या कश्मीर पर उनके स्टैंड को जानने भर से काम तो चलेगा नहीं। भारत में देखिए, लाखों की संख्या में शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी पर काम कर रहे हैं, परीक्षा देकर बैठे हैं, ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। कोविड के दौर में कई स्कूलों के टीचर ट्वीट करते रहे कि उन्हें सैलरी नहीं मिली, प्राइवेट स्कूलों के भी। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को भी वेतन नहीं मिलता, लेकिन कोई बड़ा नेता उनकी बात को गंभीरता से नहीं उठाता। आने दीजिए 5 सितंबर को ऐसे ऐसे आंसू बहाएंगे जैसे लगता है कि दिन रात उठकर सबसे पहला काम ये शिक्षकों का ही करते हैं। ड्रामे की भी हद होती है। कमला हैरिस मानती हैं कि अमेरिका में शिक्षकों के वेतन में काफ़ी अंतर है। सभी शिक्षकों का एक औसत वेतन होना चाहिए, $13,500 तो होना ही चाहिए। उनकी एक और मामले में राय है कि कंपनियों को यह सर्टिफिकेट देना होगा कि उनके यहाँ महिला और पुरुष कर्मचारियों के वेतन में भेदभाव नहीं किया जाता है। न्यूयॉर्क की सेनेटर अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज के साथ मिलकर एक विधेयक भी पेश किया जिसमें कहा गया कि जलवायु मामले में जवाबदेही तय करने के लिए जलवायु जस्टिस का एक स्वतंत्र ऑफिस बने।
या देखा जाए कि किसी भी पर्यावरण कानून का कम आमदनी वाले लोगों के समूह पर क्या असर पड़ता है। मध्यम और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए $6,000 तक के टैक्स छूट की वकालत करती हैं। जिला अटॉर्नी के पद पर रहते हुए फांसी की सजा की विरोधी रही हैं, मगर अटॉर्नी जनरल के तौर पर पलट भी गई थी, जिसके लिए आलोचना हुई थी। सामूहिक गिरफ्तारी और पैसे लेकर जमानत के सिस्टम को खत्म करना चाहती हैं। भीड़ की हिंसा यानी मॉब लिंचिंग को फेडरल क्राइम बनाने के लिए एक विधेयक लाई थी, जिसे रिपब्लिकन ने रोक दिया। जब डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर प्राइमरी डिबेट हो रहे थे, तब हैरिस ने बाइडेन पर गंभीर आरोप लगाए कि उन्होंने 1970 के दशक में श्वेत और अश्वेत बच्चों की पढ़ाई एक साथ करवाने वाली पॉलिसी का विरोध किया था, जब कमला हैरिस छात्रा थी स्कूल में। बाइडेन ने जवाब दिया कि मैंने कभी उस पॉलिसी का विरोध नहीं किया, जबकि असलियत में बाइडेन ने स्कूल बंसिंग नाम की इस पॉलिसी का काफी विरोध किया था। इस विरोध के बाद भी बाइडेन ने उन्हें उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। बाइडेन की इस घोषणा से पहले ही हैरिस ने बाइडेन को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में अपना समर्थन दे दिया था। We cannot endure another 4 years of Donald Trump. We need a president who at this moment in time has compassion, who has empathy, who has a sense of dignity, self-dignity, and lifting up the dignity of others. Somebody who fights for working families. That's who Joe Biden is. I know Joe. This is literally who he is. And we need to save the soul of our country. We really do. We need a president who cares about the people and loves the people. अमेरिका में जब ब्लैक के खिलाफ पुलिस हिंसा का विरोध होने लगा, तब कमला हैरिस बाइडेन के साथ आई थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के भीतरी घाव बाहर आ गए हैं। यह कहने का उन्होंने साहस किया कि सच्चाई यह है कि अमेरिका में ब्लैक का जीवन ऐतिहासिक रूप से कभी मानवीय नहीं रहा। अमेरिका के सिस्टम ने कभी समस्या को पूरी तरह से ठीक नहीं किया। हमारे देश में यानी अमेरिका में नस्ल भेद किया जाता है, ये एक तथ्य है। मैं किसी ब्लैक पुरुष को नहीं जानती, चाहे वो रिश्तेदार हो, दोस्त हो या सहयोगी हो, जिसे नस्ली भेदभाव का सामना ना करना पड़ा हो। मैं हर लेवल के लोगों की बात कर रही हूँ, चाहे वो हार्वर्ड में पढ़े हों या स्टैनफोर्ड में। सबके साथ इस तरह के भेदभाव एक ही बात को लेकर हुए हैं कि उनकी चमड़ी का रंग ब्लैक था, इसीलिए लोग सड़कों पर हैं। नस्ल भेद सबके लिए खराब है। लैटिन मूल के लोगों के लिए भी नस्ल भेद खराब है। एशियाई मूल के लोगों के खिलाफ भी नस्ल भेद हो, यह भी खराब है। इस वक्त भारत का कोई नेता, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी नहीं कह सकते कि दलितों के साथ शोषण हुआ है। जातिगत भेदभाव आज भी हो रहा है। इस सच्चाई को बोलने का साहस किसी नेता में नहीं है। वो सोचेगा सवर्ण वोट नाराज हो जाएगा। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं, लेकिन अमेरिका की धरती पर खड़ी होकर वहां की नाइंसाफियों पर जिस तरह से बोल सकती हैं, भारत में बोलेंगी तो मीडिया उन्हें देशद्रोही घोषित कर देगा, कहेगा कि अपने देश को बदनाम कर रही हैं, और उनके ट्वीट को अमेरिका का पत्रकार पढ़कर न्यूयॉर्क टाइम्स में छाप दे रहा है। उनका देश अमेरिका है, वैसे ये याद रखिएगा। 2017 में उन्होंने सेनेट के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया था और जीत गई थी। 60% वोट मिले थे। इस साल राष्ट्रपति पद की दावेदार थी, मगर पैसे की कमी के कारण अपनी दावेदारी से हट गई। इस माहौल में जो बाइडेन और कमला हैरिस की साझेदारी डेमोक्रेटिक पार्टी के दोनों पक्षों के बीच एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। एक तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए डोनाल्ड ट्रंप को हराना एक मुख्य उद्देश्य है, लेकिन दूसरी तरफ बाइडेन और हैरिस को अपनी पार्टी के समर्थकों की नब्ज को भी महसूस करना होगा, जो अब मान रहे हैं छोटे छोटे बदलाव नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। राष्ट्रपति ट्रंप कमला हैरिस का मजाक उड़ाते हैं, हल्के में लेते हैं। ट्रंप प्रवासियों के अमेरिका में बसने देने के खिलाफ हैं, नौकरी करने के खिलाफ हैं। अमेरिका की खूबसूरती तो रही है इस मामले में कि उसके देश में अलग अलग मुल्कों के लोग आकर बसे। नागरिकता लेने के बाद उनकी निष्ठा पर आए दिन शक नहीं किया गया। वहां की संसद और न्यायपालिका तक में पहुंचे, जिसका लाभ, अमेरिका की तरक्की का लाभ दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों को भी मिला।
आता है ना आजमगढ़ में कैलिफोर्निया से पैसा, या बेगूसराय में न्यूयॉर्क से पैसा, मधुबनी में भी आता होगा पैसा वॉशिंगटन से। वे अमेरिका की तरक्की में भागीदार भी बने और साझीदार भी। उनका कमाया डॉलर सब जगह बटा। अब ऐसे प्रवासियों के खिलाफ राजनीति चरम पर है। उसी दौर में कमला की उम्मीदवारी ट्रंप की इस राजनीति को चुनौती तो है ही। He made a choice, he picked her. I watched her. I watched her poll numbers go boom, 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 down to almost nothing. And she left angry, she left mad. There was nobody more insulting to Biden than she was. She said horrible things about him, including accusations made about him by a woman where she, I guess, believed the woman. And now all of a sudden she's running to be vice president, saying how wonderful he is. I thought it was a very unusual pick because she said such bad things, and you know better than anybody what, you won't write it because you don't want to do that, but you know better than anybody. She said horrible things about him, horrible things. And she mocked him, openly mocked him. That's why I thought that was a very risky pick. This is a moment of real consequence for America. Everything we care about, our economy, our health, our children, the kind of country we live in, it's all on the line. We're reeling from the worst public health crisis in a century. The president's mismanagement of the pandemic has plunged us into the worst economic crisis since the Great Depression. And we're experiencing a moral reckoning with racism and systemic injustice that has brought a new coalition of conscience to the streets of our country, demanding change. America is crying out for leadership. Yet we have a president who cares more about himself than the people who elected him. A president who is making every challenge we face even more difficult to solve. But here's the good news. We don't have to accept the failed government of Donald Trump and Mike Pence. In just 83 days, we have a chance to choose a better future for our country. भले ट्रंप कितना भी मजाक उड़ा ले, ट्रंप के लिए भारत में हवन करने वाले भी ट्रंप के लिए ही हवन करेंगे, मगर कमला जीत गई तो जरूर लिखेंगे कि अमेरिका में कमल खिला। बाइडेन के ऐलान के बाद हैरिस भारतीय ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी। आम जनता से लेकर अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने उन्हें बधाई दी। बीजेपी के नेता राम माधव ने बधाई देते हुए लिखा है कि हैरिस पहली भारतीय और एशियाई महिला हैं जिन्हें उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुना गया है, उम्मीदवारी के लिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने फेसबुक पर लिखा है कि भारतीय मूल के अमेरिकी लोग प्रवासी भारतीय समुदाय कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुने जाने से बहुत खुश हैं। हैरिस स्मार्ट हैं, सेंट्रिस्ट हैं और मुख्यधारा के वोटर को अपील करती हैं, और एक हाफ देसी का राष्ट्रपति पद के इतना करीब होना एक रोमांचक बात है। हालांकि इससे भारतीय मूल के अमेरिकी नौजवानों में चिंता बढ़ गई है। उनके परिवारों के लिए अब सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनने से काम नहीं चलेगा, अब और भी ज़्यादा ऊंचे पैमाने तय हो गए हैं। लोग कहेंगे बेटा हार्वर्ड के प्रोफेसर तो बन गए, अब बताओ कॉरपोरेटर कब बनोगे, मेयर कब बनोगे और सीनेटर कब बनोगे। ब्रेक लेते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। चुनाव अमेरिका का है, बिहार का नहीं है, और बिहार का चुनाव आप जानते हैं कैसे होता है। बाकी ब्रेक के बाद। आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले देश भर की आशा वर्करों ने हड़ताल की थी। 6 लाख से ज़्यादा आशा वर्कर हैं जो अलग अलग सरकारी योजनाओं को अंजाम देती हैं। कोविड की लड़ाई में भी उनकी बहुत भूमिका है। उन्हें बहुत सुविधाएं नहीं मिली, पीपीई किट और मास्क के लिए तरस गई। जाहिर सी बात है कि उनकी तनख्वाहें बहुत कम होती हैं।
किसी कहीं 2000 मिलती है तनख्वाह, कहीं 4000, कहीं 5000, वो भी समय पर नहीं मिलती है। समय पर वो पैसा भी मिल जाए, ये इनकी मांग का एक सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। अब हरियाणा से सुकीर्ति की ये रिपोर्ट देखिए कि कितने दिनों से आशा वर्कर बगैर सैलरी के, वो भी न्यूनतम सैलरी के काम कर रही हैं। हरियाणा से दिल्ली तक हमारी अगुआ कोरोना योद्धा आशा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रही है। 7 अगस्त से हरियाणा की 20,000 आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं, जबकि दिल्ली में 21 जुलाई से ही 6,000 आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल जारी है। रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर जिन आशा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, अब उन पर FIR हो चुकी है, सोशल डिस्टेंसिंग के कायदों को तोड़ने के जुर्म में। 26 साल की प्रिया दिन में 8 से 9 घंटे काम करती है, घर घर जाकर सर्वे करती है और होम क्वारंटाइन में रह रही मरीजों से मिलती हैं। वो दिल्ली की गीता कॉलोनी के एक स्लम में रहती हैं। उसका सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं वो अपने साथ बीमारी के वायरस को घर ना ले आए। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 3 साल का, एक 6 साल का। दिल्ली में अब तक 150 आशा कार्यकर्ताओं को कोरोना हो चुका है। जब मैं जाती हूँ कंटेंट जोन में तो मुझे पीपी किट नहीं मिलता, तो मुझे डर लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे किट मिले। उनको जब मैं ऑक्सीमीटर देती हूँ, पल्स चेकती हूँ, तो मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे को मतलब शरीर में टच हो रही है तो कहीं मुझे ना हो जाए कोरोना, ये मेरे घर तक ना चले जाए। मैं आते के साथ ही बच्चे मेरे ऐसे कहते हैं, मम्मी चीज़ लाई हो, टच करते हैं। मैं नहीं बेटा, दूर हो जाओ, मैं अभी नहा लूँ। वो बच्चे गुस्सा जाते हैं, मम्मी आपने तो चीज़ नहीं लाई मेरे लिए। हम कि लाई हूँ बेटा, मुझे नहा लेने तो पहले, पूरे शरीर से बदन से नहा लूँ, कपड़े में धो लूँ, फिर मैं टच करती हूँ। एक बार की बात है, मेरे को काफ़ी बुखार हो गया था, 1 हफ्ते तक खांसी। मैं हमेशा घर में एनी टाइम मुंह पे रुमाल बांध के रखती थी, विक्स लगाती थी, विक्स की गोली खाती थी और पैर के साइड सोती थी कि बच्चों को हमारे इन्फेक्शन ना लगे। हरियाणा के बल्लभगढ़ में 48 साल की हेमलता गोयल को अपना खर्च चलाने के लिए रिश्तेदारों से उधार लेना पड़ता है। 5 साल पहले उनके पति का देहांत हो चुका है और अब उसकी अकेली कमाई से घर चलता है। आशा कार्यकर्ताओं को बस 3,000 रुपये महीना मिलता है। कभी कभार इंसेंटिव मिल जाए तो 5-6 हज़ार रुपये बन जाते हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो आती हैं, जैसे कि मैं अपने घर में अकेली कमाने वाली हूँ। मेरा बेटा है 23 साल का, वो अभी काम अपना स्टार्ट किया है, केवल अपना ही खर्चा निकाल सकते हैं, वो घर का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम आती है कि जैसे 5,000 तो मेरा घर का रेंट है और उसके ऊपर से घर का राशन भी है और बच्चे को पढ़ाना भी है, आगे उसके बारे में सोचना है, अभी कुछ उसे कोर्स कराना है। तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो कभी अपने मायके से कुछ सपोर्ट लेते हैं, कभी एक दूसरे से लेते हैं। हरियाणा और दिल्ली दोनों की आशा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार से बस PPE किट और 10,000 रुपये महीने तक की सैलरी की मांग की है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है। कोरोना योद्धाओं के लिए बड़ी घोषणाओं से लेकर के उनके ऊपर फूल बरसाए जाने तक हमने सब कुछ देखा है पिछले कुछ महीनों में, पर जो जमीनी हकीकत है वो ये दिखाती है कि वो अब भी कितनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए। 18 जुलाई को सेना ने दावा किया कि उसने 3 अज्ञात आतंकवादियों को एक एनकाउंटर में मार गिराया है और जब इन तीनों की तस्वीरें अखबारों के जरिए, मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंची तो एनकाउंटर के बाद जम्मू क्षेत्र के राजौरी इलाके से 3 परिवारों ने दावा किया कि ये आतंकवादी नहीं हैं, ये उनके बच्चे हैं जो एनकाउंटर के 2 दिन पहले शोपियां गए थे मजदूरी करने के लिए। सेना ने कहा है कि उनके आरोपों की जांच की जाएगी और अब इन तीनों के DNA टेस्ट की भी बात हो रही है। नजीर मसूदी की रिपोर्ट। 3 अज्ञात आतंकी या 3 लापता भाई। जम्मू कश्मीर सरकार लापता भाइयों के परिवारों और 3 अज्ञात शवों के DNA की जांच करवा रही है, यह पता करने के लिए कि कहीं जो 3 शख्स आतंकी बताकर मारे गए वो जम्मू के राजौरी के एक परिवार के लापता 3 भाई तो नहीं। मुठभेड़ के बाद जारी की गई तस्वीरों को परिवार ने अपने 3 लापता बेटों इब्रार, इम्तियाज और इब्रार अहमद के तौर पर पहचाना था। अब DNA जांच के लिए पुलिस की एक टीम राजौरी पहुंच गई है।
हमारे डीएसपी वजाहत साहब अपनी टीम को लेकर आज रजौली गए हैं, वहाँ पूरी लीगल कार्रवाई होगी। सर, उनकी फैमिली को क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप? देखिए, दो एस्पेक्ट है इसमें कि एक तो पहले है कि क्लेम किया कि मेरे बच्चे हैं, तो उनका पहचान हम लोग डीएनए सैंपल से कराएंगे, क्योंकि तीनों टेररिस्ट का जो इनकाउंटर मारा गया था उसका डीएनए सैंपल हम लोग लिए थे, हमारे पास है। उनके फैमिली जो क्लेम करेंगे उसका डीएनए सैंपल हम लोग लेंगे, फिर उसको एफएसएल में हम लोग सेंट्रल लेबोरेटरी में लोग भेजेंगे मैच करने। अगर मैच करना एक एस्पेक्ट अलग है, दूसरा एस्पेक्ट है कि ये तीनों जो यूथ वहाँ से यहाँ काम कर रहे थे, ये भी हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ के लोकल मिलिटेंट से उनका ताल्लुकात नहीं था, उसके साथ चलता नहीं था, उनका कॉल डिटेल चेक करेंगे, हर एक टेक्निकल एविडेंस को हम लोग एग्जामिन करेंगे। कश्मीर से ऐसी कहानी जहां इंसानों के साथ कानून और इंसाफ का भी कत्ल होता है कोई नई बात नहीं है। अमशीपोरा के इन बागों में इस स्ट्रक्चर के बीच में 3 लोगों को पिछले महीने मारा गया। सुरक्षा फोर्सेस ने यह दावा किया कि 3 आतंकियों को मार गिराया गया है, लेकिन उनकी शिनाख्त नहीं हुई। लेकिन पुलिस का कहना था कि वो इस इनकाउंटर के साथ नहीं थे। सुरक्षा फोर्सेस ने खुद ये इनकाउंटर अंजाम दिया था। कुछ देर बाद राजौरी जम्मू से कुछ फैमिलियों ने यहाँ कहा कि परिवारों ने कहा कि उनके रिश्तेदार यहाँ शोपियां में मजदूरी के लिए आए थे। तो बाद में पता चला कि ये 3 मजदूर थे जो कजन्स थे, वो यहाँ एक रेंटेड एकोमोडेशन में रहते थे। उनको वहाँ से उठा के लिया गया था और यहाँ इस स्ट्रक्चर में मारा गया। आर्मी का कहना है कि उन्होंने एक इनकाउंटर किया, मिलिटेंट मारे गए, लेकिन अब ये कहा कि उसकी तफ्तीश भी होगी। क्या उस जो फैमिली की जो का बयान है या दूसरे लोगों का बयान है कि बेगुनाहों को मारा गया, उसकी तफ्तीश होगी। और साथ ही जो डीएनए प्रोफाइलिंग होगी, उसमें जो शिनाख्त होगी, उनकी शिनाख्त भी होगी, इस्टेब्लिश की जाएगी। तीनों भाई 17 जुलाई को चौगाम गांव के अपने किराए के घर से लापता हो गए थे। अगले दिन सेना ने दावा किया कि उसने एक अलग से ठिकाने पर 3 आतंकियों को मार गिराया। ये ठिकाना अब आधा जला हुआ है। यहां तक कि आसपास के सेब और अखरोट के पेड़ भी आग में जल गए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि मुठभेड़ के तुरंत बाद पुलिस ने उन्हें शवों को पहचानने के लिए बुलाया, लेकिन उनमें से कोई भी स्थानीय निवासी नहीं था। वहां पहुंचे तो हमने लाश निकाली, पहले निकाली थी हमारे से, वो तो फौज ने निकाली थी। तो बाद में पुलिस आई, पुलिस ने बोला इनका आप पहचान करो, ये कहाँ का है। हमने बोला यहाँ को तो है नहीं, ये हमारी पहचान से दूर का है। जी। तो आपको लगा कुछ मिलिटेंट वगैरह है या? तकरीबन हमें ये अंदाजा लगा कि मिलिटेंट नहीं है। कैसे? ऐसे मानो उनका कपड़ा वपड़ा जो उनके लगा होता पोशाक, वो बिल्कुल सिविल जैसा ही था। मकान मालिक शकील अहमद ने बताया कि तीनों मजदूरों ने लापता होने से ठीक एक दिन पहले 1600 रुपए महीने पर उसका आउट हाउस किराए पर लिया था। शकील अहमद और उनकी पत्नी हैरान हैं कि तीनों कैसे गायब हो गए और अब उन्हें मुठभेड़ में मारा गया बताया जा रहा है। वो लोग यहाँ पर दोपहर 3 बजे आए थे। उनको किराए के लिए एक कमरा चाहिए था, तो मैंने उनको आउट हाउस की चाबी दे दी। तभी मैंने उनको आखिरी बार देखा था। अगली सुबह मैंने दरवाजा खटखटाया तो किसी ने खोला नहीं। उसके बाद मैं पीछे की तरफ गई। मैंने खिड़की की तरफ से देखा तो मुझे कोई नहीं दिखा। कोरोना संकट के बाद से पुलिस आतंकियों के शव परिवारों को नहीं सौंप रही है। उन्हें अज्ञात जगहों पर कब्र में दफना दिया जा रहा है। इन हालात में 3 मजदूर भाइयों का लापता होना और एक कथित मुठभेड़ में उनके मारे जाने की खबर ने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन की पारदर्शिता पर सवालिया निशान लगा दिया है। शोपियां से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।